Hello everyone, this is Sunil Misra and you're watching Bada Gyan classes. And today's session for class 9th. And in this session we will study a very important chapter of social studies, and that is called the French Revolution. We have already started this chapter in the previous video, so still अगर आपने अभी तक वो पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो and check out that session video and watch firstly, क्योंकि ये जो दूसरी वीडियो है ये उसके बाद की है। तो ऑफ कोर्स अगर आप पहला वीडियो नहीं देख पाए होंगे दूसरा वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच दैट सेशन। आज का जो हमारा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस इज द रिवॉल्यूशन व्हिच हैज टाउट द होल वर्ल्ड हाउ टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। तो इस वजह से, और पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था इट वाज नॉट एन इवेंट कि 14 जुलाई 1789 को ये स्टार्ट हो गया। तो ये एक ऐसा नहीं था कि एक पार्टिकुलर डे में स्टार्ट हो जाता है। इट वाज जस्ट लाइक द चेन ऑफ इवेंट्स जो कि 1789 से स्टार्ट होता है, ये कंटिन्यूअसली कुछ समय तक जो है चलते रहता है, और उसका परिणाम ये होता है कि फ्रांस का पूरा इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल के रख देता है। तो आज जो है हम आगे चर्चा करेंगे कि पिछले क्लास में हम देखे थे कि पूरा जो हमारा फ्रेंच सोसाइटी है इट वाज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स 1, 2 and 3। और जो सबसे तीसरा पार्ट जो था, एक तरह से यूं कहें तो देश को चलाने की जिम्मेदारी उसी को थी, और अपर के जो 2 पार्ट थे, क्यों ऐसा इसलिए कहें क्योंकि ऊपर का जो 2 पार्ट था उन लोगों को टैक्सेस नहीं देना पड़ता था। वो लोग टैक्स फ्री थे, वो चाहे उनकी कमाई सबसे ज्यादा ही सोसाइटी में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट यानी सोसाइटी का जो ग्रुप था उसको जो बांटा गया था उसको ई स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो ई स्टेट था और दूसरा जो ई स्टेट था उसको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, यानी एक तरह से यूं समझे तो देश को चलाने की जिम्मेदारी थर्ड ई स्टेट की। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ई स्टेट्स, यानी हमारा पूरा जो समाज था वो 3 भागों में डिवाइड था। पहला जो हमारा ई स्टेट था, यानी पहला जो सोसाइटी था, पहला जो सेक्शन था उसको क्लर्जी बोलते हैं। और हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर साल पूछ के जाता है, इसलिए ध्यान रखना ये चैप्टर ही सबसे डीपीआई है सोशल स्टडीज का ये। तो क्लर्जी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड इन द चर्च मैटर, यानी चर्च के कामों में जो संलिप्त रहते थे उस समय उन्हीं को क्लर्जी कहते थे। ठीक है, क्योंकि चर्च का उस समय बोलबाला था, चर्च ही वहां का हेड था, चर्च से ही सारे लॉ एंड ऑर्डर पास होते थे, यूं कहा जाए तो एक तरह से। वैसे तो कोर्ट से होता था, यानी राजा के दरबार से होता था, लेकिन चर्च का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था। तो चर्च सिर्फ पवित्र जगह ही नहीं, उस समय चर्च जो है फ्रांस का सबसे बड़ा ताकत का केंद्र था, सबसे ज्यादा पावर एक्सरसाइज वहीं किए जाते थे। तो वैसे लोग जो कि चर्च के कामों में संलिप्त होते थे, चर्च के मैटर में इन्वॉल्व होते थे, उन्हीं लोगों को क्लर्जी के कहा जाता है। अक्सर हाँ आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लर्जी, क्लर्जी कहते किसको है, क्लर्जी को डिफाइन करें। तो क्लर्जी उन लोगों को बोला जाता है जो लोग कि उस समय चर्च के कामों में इन्वॉल्व रहते थे, उनको क्लर्जी कहते। दूसरा ये स्टेट हमारा जिसको कि नोबिलिटी, इनको नोबल भी बोला जाता है। अगर नोबल पर्सन भी बोला जाए तो नो नीड टू बी कंफ्यूज, सेम बात, पप्पा डैडी एक ही आदमी को बोला जाता है। तो नोबिलिटी पर्संस हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वहां के जो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो ऊंचे पद पे है। आज के अगर दौर में कहें तो एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, डीएसपी, एसपी, एसएसपी है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पद के लोग हैं, तो उन लोगों को भी टैक्स नहीं देना पड़ता। उन देता था, कहां, फ्रांस की बात है। और थर्ड जो स्टेट जिन लोगों को बेचारे को टैक्स देना पड़ता था उसमें कौन होते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान होता है, एंड आर्टिसंस, कलाकार लोग, लैंडलेस लेबर। सोचिए कि यहाँ पे बड़े ऑफिसर्स को नहीं टैक्स देना है, लेकिन
एक खास तरह का भी और टैक्स लगता था, एक टैक्स कॉल्ड तिथि, जिसको कि तिथि बोला जाता है, वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च। और ये चर्च जो है खास, ये टैक्स जो है खास तौर पे किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, तो चर्च के द्वारा ही ये टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था। यानी एक तरफ आपको गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही देना है, इसके अलावा आपको जो है चर्च को भी टैक्स देना है। क्यों भाई? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस वर्क, यानी रिलीजियस वर्क के नाम पे आपको चर्च को भी टैक्स देना है। तो टैक्स यहाँ पे खास तौर पे दो तरह का हो गया, एक टैली और एक तिथि, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर ध्यान में रखना है कि तिथि हमारा वो टैक्स है जो कि चर्च लेता है। आगे देखते हैं, क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट possessed 60% ऑफ द लैंड। मतलब कि पूरे आबादी का मात्र 10% जनसंख्या था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का, लेकिन उनके पास जमीन जो था वो टोटल लैंड का 60% था। एंड थर्ड स्टेट वाज 90%, ऑब्वियसली ये 10% थे तो 90% हो गए। कौन भाई? तो थर्ड स्टेट, लेकिन बेचारों के पास लैंड कितना है? तो 40%। तो बाकी लोग कहाँ पे जीवन बसर करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग जो है वो आपका लैंडलेस लेबर्स बन करके काम करेंगे, यानी भूमिहीन किसान के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक काउज भी था। इकोनॉमिक काउज में क्या था? तो पहला काउज हम देखते हैं कि फ्रांस का पॉपुलेशन अचानक से 1725 से लेकर के 1789 के बीच में 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गए। And as you know that when the population increase, the demand of food grains and all the things which are essential for the human life will definitely be increase. जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा जो जरूरत का जितना भी सामान है, खास करके लिवलीहुड के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, तो ये सारी चीज़ों का जो मांग होगा वो बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो मांग बढ़ेगी वो किस चीज़ की बढ़ेगी? तो वो बढ़ेगी रोटी की, यानी वो अनाज की, फूड ग्रेन्स का डिमांड जिसकी वजह से बढ़ेगा। अब मान लीजिए एक तरफ से फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ा, दूसरी तरफ से फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ जाए, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन विल व्हाट? डेफिनेटली एक्सप्लोजन होगा, वहाँ पे विस्फोट होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक तो खाने को मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है उसका भी दाम बढ़ा दिया गया। तो फिर फाइनली क्या होता है? तो फाइनली वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा ही कुछ कांड होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। जनसंख्या जैसे बढ़ा तो फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ जाता है। एंड द मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबर्स, और ज़्यादातर जो लोग थे वो मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, रोजगार की कमी थी, खाने का अकाल था, और उस सिचुएशन में भी राजा को जनता की कोई नहीं पड़ी थी। लुई 16 को कोई मतलब नहीं था। नतीजा और चर्च का बोलबाला था। चर्च जो है उस समय एक्चुअली में अय्यासी का अड्डा बन चुका था। पैसा तो वो तिथि तो लेता था, अभी आप देखिए तिथि है खास तौर का एक टैक्स है जो कि चर्च वसूलती है, तो टैक्स तो लेती थी, लेकिन चर्च उन पैसों को कहाँ खर्च करती थी? तो कहीं नहीं खर्च करती थी। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो अपने पे ही खर्च करती होगी। तो इसका परिणाम था कि आम जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो रही थी, आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और जब इस तरह का जब सिचुएशन और हालात होता है तो उसका परिणाम कोई बड़ा ही होता है, और वही परिणाम हुआ 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सिचुएशन बिकेम वर्स, हालात जो है और ज्यादा बदतर हो गए। Whenever drought or hail reduced the harvest. अब बताइए, एक तो जनसंख्या बढ़ी, खाने को अनाज नहीं, और उसी सिचुएशन में ड्राउट हो जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, अनाज ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो? जनता की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, आम लोगों की स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। और यही वो दौर था जो बीच में सूखा भी पड़ता है, अकाल भी पड़ता है, अनाज की कमी बिल्कुल बहुत ज़्यादा होने लगी, अनाज खाने को नहीं मिल रहा था, लोग भूखमरी के शिकार थे, लोग भूख से मर रहे थे, और राजा को कोई फिक्र नहीं था, वो आराम से महल में लोहड़ल था। और चर्च के भी जो लोग थे, जो चर्च के से संबंधित लोग थे, फिर भी उनको तिथि, फिर भी उनको लगान हर हाल में चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट, दिस लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन। और ऐसा परिस्थिति होने के बाद क्या होता है कि स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, फूड ग्रेन्स का जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अकाल हो जाता है।
तो ये हम देखें यहाँ पे क्या था भाई, तो ये था हमारा इकोनॉमिक काउजेस। कुछ और भी काउजेस हैं जो हम देखेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक जो है ऑफ कोर्स स्टे ट्यून विद द बड़ा ज्ञान क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है छोटा छोटा पॉइंट्स में छोटा छोटा, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस किए थे कि कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर के आएंगे जिससे आपको पॉइंट्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि अगर चाहे तो एक ही क्लास में इसको बड़ा करके बहुत ज़्यादा समझाया जा सकता है, लेकिन दैट विल बी द क्लास इक्विवेलेंट टू द यूपीएससी और सिविल सर्विसेज। But this is not the class of UPSC or civil services that you will have to study in front of the mobile more than hours and 2 or 3 or 4 hours. That will be just like the burden for you. So here, this is the specialty of the Bada Gyan classes, that you will find the every videos in a very short period of time. Because of that, you can watch that video more and more times, and that can be memorized in your memory. क्योंकि हम जो है दिखाने से ज़्यादा समझाने में यकीन करते हैं, और उससे भी ज़्यादा आपको याद कराने में यकीन करते हैं। तो अगर छोटा वीडियो होगा, आप उसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इनबॉक्स में तो हम हैं। If you will have any kind of the questions, your suggestion, your queries, everything is just invited in the inbox of this Bada Gyan classes. So, of course, you will have to do the 3 things: like, subscribe, and share. Because all these 3 things will motivate me and my team, and this, of course, the Bada Gyan classes section, where our team will work for your development. So, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।